हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद वकास, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दें। चलते हैं वीडियो। जब गौरव ठाकर की वीडियो है, बड़े अच्छे यूट्यूबर है, मैं इनके अक्सर वीडियोस देखता रहता हूँ। इन्होंने इसरो लॉन्चेस चंद्रयान 3 फुल स्टोरी बिहाइंड इंडिया सक्सेस। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 14 जुलाई 2023 इस डेट को मार्क कर लो, क्योंकि इसी दिन दोपहर के 2:35 PM को इसरो अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने वाला है। और इस बार इंटरेस्टिंगली उनका मेन गोल ही सॉफ्ट लैंडिंग करना होने वाला है, जो चंद्रयान 2 के वक्त उन्होंने कोशिश किया था, मगर मिशन अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया था। सिंपली स्पीकिंग, इस करंट मिशन पर वो ऐसे कंट्रोल तरीके से चांद पर लैंड करने की कोशिश करेगा जिससे उसके लैंडर को कोई डैमेज ना हो। और अगर इसरो इस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाता है और चंद्रयान 3 लैंडर के जरिए चांद के साउथ पोल की जांच जल्द से जल्द शुरू हो जाती है, तो भारत वो पहला देश बन सकता है जो उस डेटा से पृथ्वी के जन्म की रियल स्टोरी प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा पाएगा। सो अब सवाल यह आता है कि ये सब चंद्रयान 3 आखिर कैसे करेगा। उसके पास ऐसे कौन से सेंसर्स लगे हुए हैं और ये सेंसर्स मिशन के कोर ऑब्जेक्टिव्स के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। वेल, इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में देने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो कि चंद्रयान 3 का ये मिशन सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि इक्वली चैलेंजिंग भी होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना ना मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से भी ज्यादा मुश्किल है। एंड यस, वही मार्स जिस पर मून के कंपैरिजन में 33 टाइम्स ज्यादा क्रेटर्स है। नाउ वेट, लेट मी एक्सप्लेन। सो यहां पर देखो, जैसे आप देख सकते हो पूरे दुनिया में 77 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज है। उनमें से सिर्फ 11 कंट्रीज ने ही सक्सेसफुली मून मिशन किए हैं। बट सिर्फ 3 ही कंट्रीज ऐसे हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना, जो अब तक लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। जबकि मार्स तो ज्यादा दूर है। उन पर जिन 5 कंट्रीज ने स्पेस मिशन किए हैं, उनमें से 2 कंट्रीज ने सक्सेसफुली लैंड किया है। यानी कि मार्स पर लैंडिंग का सक्सेस रेट हो गया 40% और वहीं पर लूनर सरफेस पर 27%। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो, जहां पर एवरेज एक स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर पहुंचने के लिए 7 मंथ्स लगते हैं, वहीं पर मून पर स्पेसक्राफ्ट महज 3 दिन में पहुंच जाता है। सो अगर गलती से भी मून पर जाते वक्त स्पेसक्राफ्ट का पैथ किसी भी रीजन से डिफ्लेक्ट होता है, तो इतने कम समय में उसे मैन्यूवर करना यानी कि कंट्रोल करना और उसके पैथ को करेक्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। टाइम कम है, डिस्टेंस कम है, डिफिकल्टी ज्यादा हो जाती है। और इससे भी ज्यादा दिक्कत तब आती है जब स्पेसक्राफ्ट को कैलकुलेटेड टाइम फ्रेम में लैंड नहीं कराया जाता। बेसिकली स्पेसक्राफ्ट के स्पीड के बेसिस पर स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग का टाइम एस्टिमेट किया जाता है। मतलब सपोज अगर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 20,000 किलोमीटर/आवर है, तो उसे मून पर लैंड करने के लिए सिर्फ 15 से 30 मिनट का विंडो मिलता है। अदरवाइज उस स्पेसक्राफ्ट का खेल खत्म। यानी कि स्पेसक्राफ्ट का पाथ चेंज करो या ना करो, वो क्रैश होने ही वाला है। ऊपर से सिर्फ यहीं पर सॉफ्ट लैंडिंग की मुसीबत खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर सपोज इस टाइम फ्रेम में टचडाउन स्टार्ट भी कर दिया, बाकी चीजें हैं जो कि लैंडर्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जैसे कि उस लैंडिंग साइट का लोकल एटमॉस्फेयर। देखो, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मार्स पर एटमॉस्फेयर है जो कि फ्रिक्शन पैदा करके लैंडर की स्पीड स्लो कर देता है, और इसीलिए मार्स पर लैंडिंग के लिए थ्रस्टर के साथ साथ पैराशूट्स भी यूज किए जा सकते हैं। पर मून पर ऐसा कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से पूरा का पूरा लोड थ्रस्टर्स पर आ जाता है, और यही थ्रस्टर्स लैंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पावरफुल थ्रस्टर्स जैसे ही लूनर सरफेस पर लैंड करने की कोशिश करते हैं, उनसे मून की लूज सॉइल का उड़कर डेलिकेट सेंसर्स में एंटर होने का खतरा बढ़ जाता है, जो कि मिशन पर पानी फेर सकता है। अब इन दिक्कतों के ऊपर पिछले बार चंद्रयान 2 को लैंड जहां पर कराना था, वो एरिया था मून का साउथ पोल। अब मून के साउथ पोल पर ना स्पेसिफिकली पूरे मून के कंपैरिजन में ज्यादा क्रेटर्स, वैलीज और माउंटेन्स हैं। सो लैंडिंग के लिए एक स्वीट स्पॉट टारगेट करना और फिर एक्यूरेटली उसी स्वीट स्पॉट पर लैंडर को अर्थ से कंट्रोल करके लैंड कराना, ये अपने आप में ही एक काफी डिफिकल्ट काम है। इसके अलावा मून के साउथ पोल पर लैंड करते वक्त टेम्परेचर ड्रास्टिकली फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि मून को अपने एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए लगभग 28 डेज लगते हैं, जिससे 2 हफ्तों तक सन को फेस किए हुए साइड का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और वहीं पर दूसरे साइड का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और साउथ पोल, वेल साउथ पोल इन दोनों रीजन्स का जंक्शन है। अब अगर गलती से भी लैंडर साउथ पोल पर अचानक से लैंड हुआ, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक थर्मल शॉक जनरेट हो सकता है, और अगर थर्मल शॉक जनरेट हुआ तो लैंडर की हालत बिल्कुल इस ग्लास की तरह हो जाएगी। इसमें जैसे आप देख सकते हो, गर्म पानी डालते ही ग्लास चटक गया, बस वैसे ही लैंडर के पुर्जे भी आसानी से टूट जाएंगे। बट चलो, अब इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए लेट्स से इसरो लूनर साउथ पोल पर अपना लैंडर लैंड भी कराता है।
फिर भी उसके साथ कम्युनिकेशन टूटने का खतरा तो रहता ही है। तो देखो, आपको शायद पता नहीं होगा पर चांद के सदर्न पोल पर ऑलमोस्ट 24/7 अंधेरा ही रहता है। जब दिन भी होता है तो सिर्फ होराइजन पर ही सन दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्रेटर्स और माउंटेन्स के पीछे छुपे कुछ एरियाज ने तो मून के फॉर्मेशन से लेकर अब तक सन देखा ही नहीं है। अब ऐसे में लैंडर के सोलर पैनल्स कैसे काम करेंगे? बस इन्हीं सब रीजंस, यानी कि लैंडिंग साइट डिटेक्ट करने के लिए इनफ समय ना मिलना, डस्ट से सेंसर्स खराब होना, लूनर साउथ पोल के हार्श टेम्परेचर और सरफेस की मार और कम्युनिकेशन इश्यूज, इनकी वजह से कई बार लूनर सॉफ्ट लैंडिंग्स फेल हो जाते हैं। अब चंद्रयान 3 में इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए इसरो ने एक ऐसी यूनिक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है कि अब की बार सॉफ्ट लैंडिंग में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ना के बराबर है। उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर के लिए लकीली एक ऐसा स्पॉट ढूंढ निकाला है जहां ना क्रेटर्स और माउंटेन से भरा अनइवन सरफेस है और ना ही ड्रास्टिकली अनइवन टेम्परेचर्स। ऑल्सो जब 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च होगा तब वो सबसे पहले 5 बार अर्थ के चक्कर काटते हुए अपना ऑर्बिट रेस करेगा, सो दैट वो एक ऑप्टिमल स्पीड तक पहुंच जाए। इससे होगा ये कि वो मून की तरफ किसी स्लिंग शॉट की तरह उड़ जाएगा, जिससे चंद्रयान 3 मिशन के इनिशियल फेज में ज्यादा फ्यूल यूज नहीं होगा और यही फ्यूल लैंडिंग के वक्त इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके बाद जब लैंडिंग का समय आएगा तब भी इसरो ने एक यूनिक प्लान सोचा हुआ है। इसरो ट्रेडिशनल तरीके से डायरेक्टली लूनर सरफेस पर लैंड नहीं करवाएगा, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर, इससे थ्रस्टर्स बहुत ज्यादा धूल उड़ा सकते हैं और उससे सेंसर्स खराब हो सकते हैं। सो इंस्टेड चंद्रयान 3 अपनी स्पीड को लैंडिंग से पहले ड्रास्टिकली घटाने और साथ ही लैंडिंग साइट को एक बार फिर से प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करने के लिए मून के अराउंड ऑर्बिट रिड्यूसिंग चक्कर काटेगा। यानी ऑल इन ऑल सिर्फ इन 2 स्टेप्स, यानी कि ऑर्बिटल मैन्यूवर्स और परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट से चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग फेलियर्स के पहले 3 रीजंस को टैकल कर सकेगा। इसके बाद रही बात 4th रीजन की, विच इज कम्युनिकेशन इश्यूज, तो उसके लिए चंद्रयान 3 चांद की सतह पर जांच अपने रोवर से करने वाला है, अपने लैंडर से नहीं। और इंस्टेड वो अपने लैंडर को धूप में खड़ा रखकर उससे रोवर और पृथ्वी के बीच सिग्नल्स रिले करवाने वाला है। इसे थोड़ा और आसानी से समझने के लिए आइए सबसे पहले चंद्रयान 3 के आर्किटेक्चर को समझते हैं। देखो, अगर हम चंद्रयान 3 और उसके प्रीडिसेसर चंद्रयान 2 के आर्किटेक्चर को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि इसके डिजाइन में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इसमें भी 2 मॉड्यूल्स है, प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल, जिनका एवरेज वेट एक टाटा हैरियर या ऐसे किसी एसयूवी जितना है और कुल मिला के पूरे स्पेसक्राफ्ट का वेट कुछ 3900 किलोज है, यानी कि एक हाथी जितना। बस सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें ऑर्बिटर नहीं है जो मून को रिवॉल्व करके स्कैन करे, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर हमारे लिए ये टास्क ऑलरेडी कर रहा है और इसीलिए चंद्रयान 3 में सिर्फ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस ही किए गए हैं। और यही वजह है कि फाइनली चंद्रयान 3 कोविड वगैरह जैसे क्राइसिस और उससे हुए ग्लोबल शटडाउन के बावजूद भी महज 4 सालों में लॉन्च के लिए पूरी तरीके से तैयार हो पाया। अब एक बार सक्सेसफुली ये चांद पर लैंड हो गया तो उसके बाद लैंडर में से रोवर को डिप्लॉय किया जाएगा, जो तुरंत लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लिब्स से मून के सॉइल में पड़े केमिकल कंपोनेंट्स को एक्साइट कर देगा। इससे उन केमिकल्स में से अलग अलग वेव्स लाइक अल्फा एंड एक्स रेज निकलेंगे, जिन्हें रोवर पर लगे अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर फिर डिटेक्ट करके एनालाइज करेगा, ताकि मून के साउथ पोल पर सॉइल का कॉम्पोजिशन क्या है ये पता किया जा सके। इसके अलावा साइमल्टेनियसली लैंडर अपनी लैंडिंग साइट से ही मून पर एटमॉस्फेयर कितना थिन है ये पता लगा पाएगा और इतना थिन क्यों है इन मिस्ट्रीज को भी डिकोड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि मून पर ना के बराबर एटमॉस्फेयर है। पहले तो लोगों को लगता था कि मून में एटमॉस्फेयर है ही नहीं, लेकिन रीसेंट स्टडी में मालूम पड़ा कि मून के 10 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक एक बहुत ही थिन आयनोस्फीयर या सिंपली चार्ज पार्टिकल से भरा एक हल्का सा एटमॉस्फेयर का लेयर है और जिसके एग्जिस्ट करने का एक्यूरेट रीजन अब तक किसी को नहीं मालूम। सो चंद्रयान 3 का लैंडर बेसिकली अपने रैम्भा और चेस्ट इन सेंसर्स की मदद से मून के आयनोस्फीयर के हीट कंडक्शन प्रॉपर्टीज और तापमान के बारे में हमें प्रिसाइज डेटा देगा। इसके अलावा मून पर अर्थक्वेक्स डिटेक्ट करने के लिए लैंडर पर इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइस्मिक एक्टिविटी यानी इल्सा डिटेक्टर फिट किया गया है और लैंगमुइर प्रोब यानी एलपी भी लगाया गया है, जो सन से आती हुई प्लाज्मा वेव्स को डिटेक्ट कर पाएगा। यानी इन शॉर्ट मून का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से सूरज के पावरफुल रेडिएशंस का नतीजा है या फिर चांद के केमिकल कंपोनेंट्स का। इसका एक एग्जैक्ट आंसर हमारा चंद्रयान 3 पता लगा सकता है। लेकिन ये तो हुई सिर्फ लैंडर और रोवर की बात। इसरो ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को भी 2-in-1 के जैसे इस्तेमाल किया है। फर्स्टली उन्होंने इस पर स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी शेप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया है, जो अर्थ की तरह हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स को भी डिटेक्ट करके उनके केमिकल कॉम्पोजिशन को स्टडी कर सकता है। देन
डिटैच होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल रिले सैटेलाइट की तरह काम करेगा, जहां वो लूनर साउथ पोल पर भी मैसेजेस और डेटा इंटरप्शन ना हो, इसीलिए रोवर और लैंडर से आए इंपॉर्टेंट डेटा पृथ्वी पर मौजूद इसरो के इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क के एंटेना की ओर रिले करेगा। अब ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि इससे हमें किसी और देश के रिले सैटेलाइट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा डेटा भी सिक्योर रहेगा, क्योंकि पहले ऐसे बहुत बार हो चुका है, इसरो से आया डेटा दूसरे कंट्रीज चुरा पाए थे। अब अगर देखा जाए ना, तो ये हमारे मैन्ड मिशन का एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है, क्योंकि अगर आज हम लैंडर को मून के साउथ पोल के डिफिकल्ट टेरेन पर लैंड करा सके, तो डेफिनेटली गगनयान मिशन के तहत इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भी सेफली आउटर स्पेस में भेजा जा सकता है। इस मिशन से हमारा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाएगा। बट खैर, गगनयान मिशन के लिए अभी टाइम है। फिलहाल इतना समझ लो कि चंद्रयान 3 का मिशन अगर सक्सेसफुल होता है, तो उससे भारत पहला वो देश बन सकता है जो पृथ्वी के क्रिएशन और एवोल्यूशन से जुड़ी थियरी को प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा सकता है, क्योंकि साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग मून के साउथ पोल पर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए ये देखा गया है कि वहां आइस के फॉर्म में वाटर के मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा है और वहां के क्रेटर्स के अंधेरे कोनों में जमा हुआ पानी तो चांद और पृथ्वी जब पैदा हुए थे तब से ही वहां पर मौजूद है। साथ ही रिसेंटली ये भी देखा गया है कि मून पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड एनोमलीज भी है, वहां भी अर्थ की तरह एक अनइवन मैग्नेटिक फील्ड है। अब मोस्टली ऐसा तब होता है जब किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सट्रीमली हॉट मोल्टन कोर, मतलब अगर हम इस अनइवन मैग्नेटिक फील्ड के कॉज का पता लगा पाए, तो हम भी ये समझ सकते हैं कि क्या चांद ओरिजिनली हमारी पृथ्वी से ही टूटकर बना था, जैसे कि थिया की अर्थ से टकराने की पॉपुलर थियरी कहती है। ऑल इन ऑल, अगर चंद्रयान 3 चांद पर मौजूद पानी और वहां की मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों चीजों की डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल पाया, तो उससे पृथ्वी के इतिहास की कई पहेलियां सुलझ जा सकती है। और सबसे मजेदार बात यह होगी कि हमारा देश इसे सुलझाने वालों में से सबसे पहला देश होगा। बस फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यहां पर यही है कि हम हमेशा की तरह इसमें लेट ना हो जाए, क्योंकि जैसे आप लोग को ऑलरेडी पता है, नासा 1958 में एस्टैब्लिश हुआ था और फिर भी सिर्फ 11 सालों में ही वो इंसानों को चांद पर पहुंचा चुका था, जबकि लगभग उसी समय में बना हमारा इसरो अपने टाइट बजट के चलते आज तक ये अचीव नहीं कर पाया। अगर इसरो के पास भी टाइट बजट होता तो हमारे एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर पहुंच चुके होते और शायद हमने और भी काबिल मिशंस को अंजाम दिया होता। इसे मैंने काफी डिटेल में मेरे इस वीडियो में कवर किया है, जो कि आपको काफी डेप्थ में बताएगा कि इसरो को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े और कहां पर इसरो लैग हो गया। सो क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड डू वॉच इट एंटायरली। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। तो जी, वीडियो ही खत्म। बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। साइंटिफिकली गौरव ठाकर इसका नाम है, आई थिंक ये यूट्यूबर। मैं इसको अक्सर इसकी वीडियो देखता रहता हूँ। इनका एक और चैनल भी है, गेट सेट फ्लाई साइंस, उसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। बहुत मतलब ना डिटेल में समझाते हैं और बड़ा समझ, मतलब आम आदमी को भी समझ में आती है जिस तरह उनका समझाने का तरीका। अच्छा, बात अब आते हैं, पहले तो हमने बागी इंडिया ने छोड़ दिया, अब इसका नेक्स्ट स्टेप है कि ये वाला चंद्रयान मिशन 3 जो इंडिया ने भेजा है, ये लैंड अब कैसे करेगा? सबसे बड़ी दिक्कत 2 से मुख्तलिफ क्या कैसे है? क्योंकि 2 ने सिर्फ बाकी उन्होंने सक्सेसफुली सारी जो अपनी है ना मंजिलें तय कर ली थी, सिर्फ लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से उसको फिर मतलब डिस्कनेक्ट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? और जो उन्होंने जगह चूज़ की है इंडिया, यार ये देखें ना कि ये कितनी बड़ी मेहनत है वकास भाई, पहले जगह सिलेक्ट करना, फिर और 9300 kg यानी कि एक हाथी जितना वजन स्पेस में भेजना, उसको कंट्रोल करना, उसको गाइड करना। यार ये हमारे पीछे बहुत दिमाग है, बहुत बड़े दिमाग है। हमारी तो सोच नहीं उस तक पहुंच सकती, यकीन करें, कमाल है यार। अब ये जो चीजें खुली है ना, ये गौरव ठाकुर की वीडियो से, पहले तो हमने वीडियो देखी है, वो सिर्फ इतना ही है कि जा रहा है, ये कर रहा है, वो अब ये पता चला अब इसमें की चीजें उन लोगों ने बताई, अभी तक किस तरह तैयार हुआ है कि क्या इनका केजी है, कितना यानी कि वजन है, सब कुछ सारा कुछ बता दिया। लेकिन इसमें एक और चीज रह गई, इसकी टोटल खर्चा, वो भी आई थिंक किसी और वीडियो में पता चल ही जाएगा। अच्छा, अब ये जो लैंडिंग कर रहा है ना, कितनी साइंटिफिकली कितनी प्रूवन है और कितनी उन्होंने मतलब मेहनत की है। उन्होंने कहा कि देखें, और हर चीज़ को किस तरह उन्होंने मैनुअली बताया है और एक कैलकुलेटेड है, हर चीज़ कैलकुलेटेड है। इतनी स्पीड के साथ ये उतरेगा तो ये मतलब सही लैंड नहीं कर सका, इस एंगल से उतरेगा तो सही लैंड नहीं कर सकेगा। यही गलतियाँ वो पीछे हमने बात की, इंसान
गलतियों से सीखता है। हो सकता है चंद्रयान 2 में कुछ ऐसी मिस्टेक होगी हो, कोई भी मसला बना हो जो वो इस वक्त ना करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि यार उनके सेंसर कमाल के रुखसार भाई लगे हुए, वो हाँ। आपको पता है जगह को स्कैन कर रहा था भाई, कहाँ पे यानी कि बिल को बराबर प्लान है, कहाँ प्लान यानी है, कि ना इतना आराम से उतरेगा भाई। वो धूल वगैरह जो उड़ती है ना नीचे, कोई भी चीज आपको पता है इस तरह की आती, तो वो जो गर्दो गुबार उड़ती है भी, उनकी वजह से सेंसर कोई प्रॉब्लम ना बने। उसने स्कैन करनी होती है ना सारी चीज। जी चांद पर भी जो होते डिस्टर्ब होती है, हर चीज होती है वो सब कुछ नहीं बता रहा आपको। अब एक और भी मकसद सामने आ गया। मैं पहले सोच रहा था कि यार पता नहीं चल रहा कि ये चंद्रयान मिशन क्यों है। अभी तक गौरव ठाकरे ने सिर्फ फोकस किया है कि ये लैंड किस तरह करेगा, इसको भेजा किस तरह किया, सिर्फ इस टॉपिक को टच किया है। अब इसके मकसद क्या है वो भी आई थी किसी और वीडियो में बताया। पहला एक मकसद गौरव ठाकरे ने ये बताया है कि ये जो दुनिया बनी है ना, ये जो कायनात का सिस्टम बना है, हो सकता है इसके बारे में जो थ्योरीज हैं वो सच साबित हों, या इंडिया जो है वो पहला मुल्क बन जाए जो इन थ्योरीज को प्रूव कर सके। क्योंकि इंडिया जिस एरिया में लैंड कर रहा है उधर हो सकता है ऐसे शवाद मिल जाए, क्योंकि ये एक थ्योरी बनाई है ना, बिग बैंग थ्योरी से ये कायनात मार्स वजूद में आई है। तो इसके हो सकता है जो साउथ पोल बता रहा था गौरव ठाकरे, उससे कोई ऐसा शवाद इंडिया को मिल जाए जिससे ये साबित कर सके और इंडिया दुनिया का पहला कंट्री बन जाए। पहले सिर्फ 2 कंट्री ने सक्सेसफुली लैंड किया, जिसमें रशिया और अमेरिका और चाइना 3 ने, और आई थिंक वो बता 11 कंट्री ने किया है। हाँ जी 11 कंट्रीज ने 11 कंट्रीज ने ये मतलब स्टेप लिया, जिसमें से सिर्फ 3 सक्सेसफुल हुई हैं, चौथा अब इंडिया होगा। और इंडिया अगर ये कामयाब होगा जिस जगह वो लैंड करा रहा है, इंडिया दुनिया के बनने और भी कई बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर सकता है, और भी काफ़ी मकासद हैं जो अभी तक इस वीडियो में नहीं, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ जो गौरव ठाकरे से उन्होंने ये टच जहन में रख कर उसे बनाई है कि ये अब लैंड कैसे करेगा, हमारा चंद्रयान 2 जो है उसमें क्या फॉल्ट था, ये किस वजह से वो थोड़ा सा कितनी से नहीं, ये सारी चीजें बताई और खोल कर यार कमाल है रुखसार भाई। मैं यकीन से करो हैरत तंग होती, इतने काबिल लोग हैं इंडिया के यार। देखो ना भाई देखें काबिल लोग तो पाकिस्तान के, ये बात नहीं है देखें। हाँ तुम भी काबिल हो यार, मेरी बात सुनो ना, मैं ये यार एक दफा बात नहीं मैं करता, मैं जो हकीकत है मैं वो करता हूँ। अच्छा मैं बात करता हूँ 2 तरफा, आप समझते नहीं मेरी बात को। अच्छा, मैंने कहा पाकिस्तान और ये देखे सरजमीन तो एक ही सिर्फ बॉर्डर का भी है ना फर्क। अच्छा। इससे पहले 1947 लोगों का फर्क है ना, नहीं एक जैसा ही है भाई, लोग फर्क नहीं है, थोड़ा सा माइंड का फर्क अब बन गया, पहले वो भी नहीं था। अब देखें कि जो पाकिस्तान के इंजीनियर्स हैं वो उन्होंने एक आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि एक इंजीनियर था, उसने बाइक बनाई थी, वो पानी पर चलती थी और उसको जो है उसको ऊपर बैन लगा दिया गया कि आपने किससे परमिशन, मेरी बात सुनिए, परमिशन ली थी और इसको जो है ना आपने परमिशन लेनी थी। लेकिन वो जैसे अमेरिका को किसको पता चला उनके, तो उन्होंने रातों रात साजिश कर दी, फैमिली को लेकर बाहर चले गए। साजिश कर दी, इतना टॉप क्लास इतना इंजीनियर है, साजिश कर दी अमेरिका ने, पानी पर बाइक को चला दिया है। उसको सिर्फ अमेरिका का और कोई काम नहीं है, इंडिया अमेरिका को सब पाकिस्तान के साथ खिलाफ साजिश कर। अच्छा पाकिस्तान में आपको कहने को मतलब कुछ भी नहीं साजिश करता, ठीक है ना, जब क्या ये जहलाना पाना यार। देख लें भैया, यार आप अपने घर में रहते हैं, आप घर में कौन आपके खिलाफ साजिश कर सकता है? और मैंने साजिश की बात नहीं की। अच्छा तुमने कहा था कि अमेरिका जो है वो हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि उनमें देखेंगे। अच्छा हुकूमत वालों ने साजिश कर दी, हुकूमत ने उनको बैन लगा दिया ना, क्यों आपने किससे परमिशन ली है? वो कोई बनाया होता तो यार होता ना, यार बनाया है। मुझे ये बता, अगर इंडिया जो है वो इसरो चांद चंद्रयान 3 मिशन मजा तो तब था ना, ये हमसे पहले भेजते मानते हम लोग ना, चले भेजते ना, सक्सेसफुल ना होता, अगर वो तीसरा मिशन भेजे पाकिस्तान कम से कम एक तो भेजता। हाँ पता तो नाम तो आता नहीं, नाम तो आता, हम शामिल तो होते, इस पर को आपकी इस पर को दौड़ के अंदर हम लोग शामिल तो होते हैं। बिल्कुल ये बात तो है, ये बात है नहीं, ये होनी चाहिए थी, ठीक है ना, ये लोग आम लोगों में नहीं है, ठीक है ना, इसका मतलब है वो हमसे बेहतर हैं, इस ये मानो वो टैलेंटेड है, मानो नहीं मानना चाहिए, वो हमसे मानते हैं कि वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से पाकिस्तान से कई दर्जे आगे पहुंच चुके हैं और मजीद आगे जा रहे हैं। मैं इसको इनकार तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, तो ये आपकी बात गलत है। स्पेस एक्स
यहाँ पर नासा- मेरी बात सुनो, मेरी बात आप उनमें भी वही मान रहमतुल्लाह मेरी बात सुने, वो पिछली वीडियो देखी थी, उनके अंदर बोला था 150 सैटेलाइट उनकी खुद की है, ठीक है ना। आपकी कितनी है? आपकी तो एक की भी नहीं है चैनल। क्या मिल के सैटेलाइट का नहीं पता है। सैटेलाइट सर हाँ नहीं, उनकी 150 150 नहीं है, तकरीबन 90 प्लस हैं इंडिया की। हाँ इंडिया की यार वो भाई खुद उन्होंने खुद बनाई है अभी तक, वो अपनी बनाई है, बना के जिनके छोड़ी, जिनसे वो अपना फायदा उठा रहे हैं यार भाई। सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है कि वो अपने दम पर कर रहे हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है, यार आप अच्छा करें, छोटा करें, बड़ा करें, काम करें, जो भी करें अपने दम पर करें। सब कुछ उन्होंने अपने दम पर कर दिया। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी कामयाबी ये उनकी है। उसके बाद वो सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते, पर सक्सेस उनको मिल चुका है कि वो खुद बना कर दे रहे हैं, बिल्कुल। खुद बना कर लॉन्च कर रहे हैं। सबसे बड़ी ये सक्सेस है। किसी की मदद नहीं है यार, मजा है ना तब तब यही मजा है, असल इनका मजा मतलब यही है इंडिया के जो ज़हन है, इंडिया के लोगों का ज़हन हाँ है, जी, वो बड़े ज़हन ये है, तब भी बड़ा मजा सोचते है। हैं, असल ठीक मजा है। यही है कि आप अपने दम पर हम जो है ना, मैं बस जो है ना, मैं कहता हूँ एक दिहाड़ी लगा लेते ना 500,000 की, हम कहते हैं ये खत्म हो गया, तब जो है ना आगे सोचा सोचे जाएगा। जाएंगे। हम इस तरह की कौम है भाई। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।